नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। इस वीडियो में हम आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2023 में जो सवाल पूछा गया था उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको केवल इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2023 का ही हिंदी सेक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा रीजनिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा दिया है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सभी का एक्सप्लेनेशन जो है वो अपलोड है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है वो सभी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा सवाल आपको इंग्लिश सेक्शन में पूछा गया था, ठीक है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है। इंग्लिश से आपका जो है 15 सवाल 15 मार्क्स का पूछा जाता है, 15 सवाल 15 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए, पहला जो सवाल पूछा गया था वो आपका इडियम से था। पहला क्वेश्चन है टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इस इडियम्स का अर्थ होता है कि अपने काम में असंगत होना, ठीक है। यानी कि कहना कुछ और करना कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टू से वन थिंग एंड डू अनदर, ठीक है। इसी का मतलब होता है, अगर शुद्ध हिंदी देखा जाए तो अपने कार्य में असंगत होना यहाँ पे हो जाता है इसका सही जवाब, ठीक है। तो टू से वन थिंग एंड डू अनदर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपका इडियम से पूछा गया है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि अनियमितता, ठीक है। किसी काम में अनियमितता जो होती है उसको यहाँ पे इस फ्रेज से इंडिकेट किया जाता है। एंड यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेगुलरली, यानी कि इसका अर्थ भी आपका वही चीज़ होता है, अनियमितता, ठीक है। किसी काम को करने के लिए जो अनियमितता आप लोग दिखाते हैं उसी को यहाँ पे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यहाँ पे कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का एक सवाल पूछा गया है, ही विल कम बैक डैश इन 2 days टाइम। तो इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो देखिए 2 days से आपको पता चलेगा कि ये एक फिक्स टाइम है, ठीक है। फिक्स टाइम है, फ्यूचर में आने वाला एक फिक्स टाइम है। एंड फिक्स टाइम के लिए आपका इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आइदर चेतन और अचाओ डैश इन द रॉन्ग। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप गौर कीजिएगा तो जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट आइदर और से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पे जो वर्ब आता है वो आपका इसके बगल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। ग्रामर में एक नियम है कि अगर आपका दो सब्जेक्ट आइदर और से कनेक्टेड होता है तो इसके बगल में जो आपका वर्ब आएगा वो आपके किस पे डिपेंड करेगा, तो बगल वाले सब्जेक्ट पे। यानी कि यहाँ पे जो चीज़ आएगा, वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो वो आपका डिपेंड करेगा अचाओ पे। तो अचाओ आपका यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो आर तो आपका प्लूरल वर्ब है, वेयर भी आपका प्लूरल वर्ब है, इज आपका सिंगुलर है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हैव आपका विभिन्न कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कभी सिंगुलर के जैसा एक्ट करता है, कभी प्लूरल के जैसा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइदर चेतन और अचाओ इज इन द रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा आपका कि या तो चेतन या अचाओ जो है वो गलत है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 19 हो गया, आप आगे देखते हैं 20 का। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है उसको इन 4 ऑप्शनों में किसी एक से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है, अलग करना है या फिर विस्थापित करना है। एंड एक कंडीशन है कि इसका अर्थ जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू फिट द फोर्सेस ऑफ चेंज, कहने का मतलब है
कि परिवर्तन की शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फीड का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे फेड किया गया है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन आपका ऐसे ही आपका कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी, तो सॉरी हाँ सी तो आपका कट गया, ठीक है। मस्ट बी यूजिंग टू फीड, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एक कंटिन्यूअस एक्शन हो जाता है, लगातार होने वाली जो क्रिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए आपका यहाँ पे मस्ट बी यूज टू फीड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज टू फीड फोर्सेस ऑफ चेंज, इसको अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो इसका अर्थ जो है वो कोई परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट, यानी कि यहाँ पे आपको टेंस भरना है, टेंस के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो आई डैश द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट, तो इसका अगर अर्थ समझा जाए तो होगा कि मैं किताब तब पढ़ूंगा जब तुम अगली बार आओगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिएगा तो फ्यूचर टेंस की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि यह सेंटेंस फ्यूचर में होने वाली घटना से पहली पूरी की जाने वाली वर्ब को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में जो घटना होगी उससे पहले की जाने वाली वर्ब को यहाँ पे जो है वो इंडिकेट कर रही है। तो रीड तो आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीड आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो आपका फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। ठीक है, सेल हैव रीड आपका फ्यूचर का है, ये आपका सही हो सकता है। हैव रीड आपका नहीं होगा क्योंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वाज रीडिंग भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपका सेल हैव रीड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि चूज द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है उसका आपको सिनोनिम बताना। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जिस तरह आपने हिंदी में पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द जिसका अर्थ है समान अर्थ। ठीक है, तो वही चीज़ आपको पता लगाना है। तो आप इस चीज़ का पता तभी लगा सकते हैं जब आपको इस वर्ड मीनिंग का अर्थ जो है वो पता होना चाहिए, इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है एलिविएट का अर्थ होता है कम करना। ठीक है, कम करना यानी कि रिड्यूज करना, एंड रिड्यूज का अगर हम लोग देखें यहाँ पे समानार्थी तो रिलीव यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूज कह लीजिए या फिर रिलीव कह लीजिए, वो यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट भी जो प्रश्न है वो आपका देख सकते हैं 22 एंड 23 आपका सिनोनिम का प्रश्न है। आगे देखते हैं 23 में क्या पूछा गया है। कन्फाउंड, ठीक है, कन्फाउंड आपका पूछा गया है। कन्फाउंड का अर्थ होता है, एक तरह से देखा जाए तो कन्फाउंड को यहाँ पे हम कह सकते हैं उलझाना। ठीक है, उलझाना के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। एंड अगर इसका हम लोग सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो इंटेंगल कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेट करना, कॉम्प्लिकेट करना यानी कि जटिल करना, उलझाना। एंड लेकिन ये सब तो आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा है, परप्लेक्स दे रखा है। परप्लेक्स का मतलब भी सेम होता है आपका उलझाना। ठीक है, जटिल करना, उलझाना, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 एंड 25 आपको देना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी में भी आता है ये टॉपिक। तो इसी संदर्भ में आपको जवाब देना है। दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड और रिकॉल्ड, यानी कि जिसे बदला या वापस नहीं किया जा सकता उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, तो अपरिवर्तनीय। जिसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, अपरिवर्तनीय, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा इरिवोकेबल, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब भी वही होता है, अपरिवर्तनीय। ए पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स, यानी कि वह व्यक्ति जो नक्शे और चार्ट बनाता है, तो उसको हम लोग मानचित्रकार कह सकते हैं। एंड मानचित्रकार का इंग्लिश जो है वो आपका कार्टोग्राफर होता है। पेंटर का अर्थ आपको पता है, आर्टिसन का मतलब पता होता है। ठीक है, तो कार्टोग्राफ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मानचित्रकार को यहाँ पे कार्टोग्राफ कहते हैं। 26 एंड 27 आप देख सकते हैं एंटोनिम है। देखिए अगर आप इंग्लिश का सवाल देखेंगे तो उतना भी टफ जो है वो इंग्लिश का सवाल नहीं पूछा जाता है। आपने देखा कि 2 क्वेश्चन आपका फ्रेज से था, फिर 2 क्वेश्चन आपका सिनोनिम से था, फिर 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था, फिर आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे एंटोनिम से देखने को मिला। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड ज़्यादा टॉपिक भी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लगभग 5 से 6 टॉपिक ही आपको यहाँ पे पढ़ने को होता है। ठीक है, आगे आपको एंटोनिम बताना है। बाइस्ट का मतलब क्या होता है, तो बाइस्ट का मतलब पक्षपातपूर्ण होता है, पक्षपात करना।
तो वन साइडेड तो आपका यहाँ पे इसका समानार्थी हो जाएगा, अनजस्ट भी आपका समानार्थी हो जाएगा, स्लैंटेड भी आपका समानार्थी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका समानार्थी तो पूछा नहीं है, एंटोनिम्स पूछा है यानी कि अपोजिट पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो जाता है न्यूट्रल या फिर फेयर। ठीक है, यानी कि किसी से पक्षपात ना करना। तो ये आपका ठीक है 26 का। 27 देखते हैं। फिगरेटिव, यानी कि फिगरेटिव का मतलब होता है अलंकारिक, है ना। या फिर जैसे आप लोग कहते हैं कि कोई एक, देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। तो कुख्यात के संदर्भ में ही आपका फिगरेटिव का भी उपयोग किया जाता है। तो अगर फिगरेटिव का बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो नोटोरियस दे रखा है ये आपका तो इसका सिनोनिम्स हो गया, समानार्थी हो गया, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, मलाइन भी आपका यहाँ पे इसका समानार्थी हो गया, इंसिपिड भी आपका इसका समानार्थी हो गया, लेकिन पूछा है एंटोनिम, तो आपका लिटरल यहाँ पे जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लिटरल, लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, मलाइन का मतलब होता है बदनाम करना, इंसिपिड का मतलब होता है नीरस। तो ये सब जो है वो एक तरह से फिगरेटिव से कनेक्टेड है ना, उसका सिनोनिम है। अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। द टीम हैव प्लेड द मैच। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग फिल करना है। तो द टीम हैव का यूज किया गया है, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा हैवेंट दे। ठीक है, हैवेंट दे आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें 29 है आपका एंड 30 आपका सेम टाइप का है, फ्रेजल वर्ब्स वाला क्वेश्चन है। हाउ मच क्लॉथ डज दिस फैक्ट्री डैश इन ए डे। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये ही होगा कि एक दिन में जो है फैक्ट्री कितना क्लॉथ यहाँ पे बनाती है। तो इस संदर्भ में आपका यहाँ पे कौन सा फ्रेज का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सभी फ्रेज का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी मशीन को या फिर किसी डिवाइस को बंद करना। ठीक है, तो टर्न ऑफ वहाँ पे यूज किया जाएगा। टर्न अप का क्या मतलब होता है कि आवाज़ में बढ़ना, यानी कि किसी आवाज़ को बढ़ाना कह सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ करना। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की बड़ी मात्रा में उत्पादन करना। आपने ये वर्ड पहले भी कई बार सुना होगा किसी फैक्ट्री से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड, कि उस कंपनी का जो टर्न आउट है वो इतना है। ठीक है, अगर कोई कंपनी कोई सामान बना रहा है तो उस कंपनी का जो टर्न आउट है इतना है, दिस दैट, इस टाइप का आपने सेंटेंस पहले सुना होगा। तो यहाँ पे आपका टर्न आउट बिल्कुल सही हो जाएगा। टर्न ऑन, किसी डिवाइस या मशीन को चालू करना, ये आपका टर्न ऑन हो जाएगा। तो आपका सुटेबल, आपका टर्न आउट बिल्कुल सही है यहाँ पे। लास्ट सवाल है आपका कि द बॉय डैश द बॉल, रन आफ्टर, रन डाउन, रन आउट एंड रन अप। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा ये आपको बताना है। तो सबका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि रन आफ्टर किसी चीज़ के पीछे भागना, तो हम लोग जनरली बॉल के पीछे भागा करते हैं। ठीक है, तो द बॉय रन आफ्टर द बॉल, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रन डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की आलोचना करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। रन आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म करना, जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह में देखते हैं कि रन आउट हो गया। रन अप, रन अप का मतलब होता है कुछ जमा करना, जैसे बिल वगैरह। ठीक है, या फिर ऊपर की ओर बढ़ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे सुटेबल देखा जाए तो द बॉय रन आफ्टर द बॉल। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे 15 प्रश्न देखे, यही 15 प्रश्न आपका जो है वो 2023 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। टॉपिक आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादातर जो है वो प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न तो आपका एंटोनिम से देखने को मिला, 2 प्रश्न आपका सिनोनिम से देखने को मिला, 2 प्रश्न आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे आप लास्ट में 29 और 30 वाला प्रश्न देखें, 2 प्रश्न आपका फ्रेजल वर्ब से देखने को मिला। फिर फर्स्ट में भी आपका 2 प्रश्न देखने को मिला था एडियम से। ठीक है, तो इसी तरह से लगभग ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इसके अलावा एडियम्स एंड टेंस से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, तो यही 5 से 6 टॉपिक्स जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन टैग का भी प्रश्न था आपका। ठीक है, तो यही 5 से 6 टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ हार्ड सवाल इंग्लिश में नहीं पूछा जाता है, आप बेसिक भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हालांकि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको ये इंग्लिश बेहतर से समझ में आ गई होगी, बहुत ही ईजी सवाल पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी इंग्लिश नहीं आता है तो आप अगर थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ लेते हैं तो आपको जो है वो सभी का जवाब पता हो जाएगा। मैं एग्ज़ाम से पहले आपको जो है वो जितना भी इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स था, जितना भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, जितना भी इंपॉर्टेंट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह था, फ्रेजल वर्ब्स थे, एडियम्स थे, इनका पीडीएफ जो है वो मैंने आपको अपलोड कर दिया था टेलीग्राम चैनल में।
एंड जिन्होंने एग्जाम दिया था उसको पढ़ के गए थे एंड सही सही टिक भी किए, क्योंकि मैंने जितना भी आपको पीडीएफ दिया था उससे बाहर आप देखिएगा तो एक भी एंटोनिम, एक भी सिनोनिम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जो है वो नहीं पूछा गया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप टीचिंग फील्ड से कनेक्ट हो चुके हैं, टीचिंग फील्ड से जुड़ चुके हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है यहाँ पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।